नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज हम आपको ले चलेंगे, आपको बात बताएंगे यूपी की जो राजनीति है उससे जुड़ी हुई, क्योंकि रणभेरी जो है लोकसभा चुनावों की वो बच चुकी है और इस बीच राज्यसभा के जो चुनाव हुए वो एक तरह से देखा जाए तो रिफ्लेक्शन है, यानी कि परिदृश्य है ये दिखाने का कि लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है। लेकिन जब राजनीति की बात की जाती है तो देश की राजनीति में इस समय विपक्ष एक तरफ है और देखा जाए तो बीजेपी यानी एनडीए जो गठबंधन है वो एक तरफ है। लेकिन विपक्ष में भी आपस में तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हर कोई एक दूसरे को इस दमे दबाने पे लगा हुआ है, धमकाने पे लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है, आपस की राजनीति जो है वो तालमेल सामंजस्य जो है वो बिगाड़ रही है। अभी हाल में ही हमने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के चुनावों में सपा के ही दल के कई जो नेता थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और ये एक जगह की स्थिति नहीं है, ये कई जगह की स्थिति है। अगर हम बात करें यूपी की बात करें, हिमाचल की बात करें तो कई जगह स्थिति देखने को मिली है सपा कांग्रेस सभी के लिए। लेकिन अब जो मुद्दा आज सामने निकल कर आया है वो मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे हैदराबाद से निकल कर आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं AIMIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, अखिलेश यादव के लिए एक फरमान जारी किया है कि आप हमें 5 सीटें यूपी में दे दीजिए, नहीं तो 25 सीटों पर हम अकेले खेला कर देंगे। जी हां, खेला करने की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसे बीजेपी की बी पार्टी का नाम दिया जाता रहा है और पिछले राजनीति के अगर परिदृश्य की बात करें तो वो ज्यादा कोई अहम स्थिति नहीं रही है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोहित दीक्षित जी, जो कि हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पे संजय कटियार जी हैं जो बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही मोहम्मद शारिक जी हैं समाजवादी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के जो मोहम्मद शारिक जी हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा। शारिक जी, आज जो सामने बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी का, इसके क्या मायने निकालेंगे आप? देखिए, जब भी चुनाव किसी भी प्रदेश में या देश में होता है तो इस तरह के जो छोटे छोटे दल होते हैं वो अपनी जुगत में लगे रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई सीट ऐसी मिल जाए कि हमारा इस राजनीति में हिस्सेदारी हो जाए, इस चुनाव में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी हो जाए और हमारे कुछ लोग लोकसभा के अंदर पहुंच जाए। मेरा मानना है, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उस वक्त अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बात को रखते तो ये फैसला इंडिया गठबंधन तय करता कि इनको इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बात जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है, अगर इस तरह का बयान वो देते हैं तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पे चल रहे हैं और उनके कहीं ना कहीं उनका दिशा निर्देश के चलते इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए, ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे काबिल बहुत अच्छे इंसान है और अगर बात की जाए तो देश के एक अच्छे सांसद है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन इस तरह की बात से मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा क्योंकि उनको सबसे पहले आंध्रा के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और तेलंगाना के अंदर अपनी पार्टी का फोकस करना चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 2017 से जब से अखिलेश यादव की सरकार गई है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म जात के आधार पर राजनीति ने बहुत ज्यादा बढ़ावा ले लिया है। और अगर इस राजनीति में अगर वो कूदेंगे और इस तरह की बात करेंगे कि हमें 5 सीट दी जाए वरना हम 25 पे लड़ाएंगे, तो ये सीधा सीधा इंडिया गठबंधन और जो पीडीए का नारा दिया गया, जो शोषित वंचित पीड़ित और जो भी जो परेशान लोग हैं जो इस देश के आइन को बचाना चाहते हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। अगर ओवैसी साहब चाहते हैं उनको कुछ सीटें दी जाए तो मेरा सीधा मानना है कि अखिलेश यादव जी ने जैसे चंद्रशेखर जी को उनके संघर्ष देखते हुए उनको आगे करने की कोशिश करी, तो आप अगर चाहते हैं तो आप भी समाजवादी पार्टी में अपना विलय कर लें तो जरूर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन आपको कहीं ना कहीं जगह दे सकता है। लेकिन अगर आप किसी के कहने से डराने धमकाने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल भूल जाए, उत्तर प्रदेश का जो है हर हर जो है व्यक्ति, हर वोटर समाजवादी पार्टी के ऊपर यकीन रख रहा है और इंडिया गठबंधन को वो मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और 2024 में हम लोग बहुत ज्यादा सीटें लाने जा रहे हैं। बिल्कुल शारिक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारी वादे, बहुत सारी चीजें आपने कह दी, लेकिन उससे पहले मैं जवाब, आपने जो बात कही है कि
ओवैसी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी के आदेश पे चल रहे हैं, यानी कि आपका सीधा जो निशाना वो बीजेपी पर है। तो मैं संजय कटियार जी से बात कर लेता हूं। संजय जी, सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि ओवैसी जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पर ही काम कर रहे हैं, बीजेपी की बी पार्टी की तरह फिर से खेल कर रहे हैं और यूपी में फिर से खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस आरोप पे? देखिए अनुराग जी, समस्या असल में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी हो, इस महागठबंधन में रहने वाले किसी भी दल की समस्या मुस्लिम वोट है, क्योंकि उसी वोट के ही जीवित रहने वाली पार्टियां रही हैं। तुष्टीकरण ही कर करके इन्होंने पार्टियां बनाई थी और तुष्टीकरण के दम पर ही कभी कभी सत्ता में आई। अब समाजवादी पार्टी के भी महोदय बोल रहे थे, प्रवक्ता महोदय, इतने गर्व से देश राष्ट्र भर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी हैसियत लोकसभा में 5 सांसद उत्तर प्रदेश से है और देश में आप हैं कि आपकी हैसियत क्या है, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री। एक वक्त था आपके भी 2 सांसद हुआ करते थे। तो को मत यार, मोहम्मद तारिक तुम्हारी बड़ी गंदी आदत, आप भी क्या बोलते हैं? मैं बिल्कुल याद दिलाते नहीं, एक मिनट शारिक जी याद दिलाना जरूरी है। मोहम्मद शारिक जी, एक मिनट पहले हम जवाब तो सुन लें। आपने जो आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी को लेके बीजेपी के ऊपर निशाना साधा, उस पर जवाब तो लें कटियार जी से। जी संजय जी टॉपिक पे आइए, विषय पे आइए। अब ये इनको ओवैसी के बयान ये हमेशा 3 सीट बताते रहते हैं। चिंता ओवैसी को भी है। ओवैसी की चिंता ये है कि कांग्रेस सपा महागठबंधन जो इनका तुष्टीकरण का वोट है, जो एक वर्ग विशेष का वोट है, ओवैसी सोचते हैं देश में हमें मिल जाए। और इन दोनों पार्टियों की चिंता ये है कि वोट कहीं इधर उधर न चला जाए तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। कि तुष्टीकरण जीवी पार्टियां रही हमेशा देश में, और उसी तुष्टीकरण के वोट की ताकत से किसी कभी सत्ता में आई, अब इनकी वो चिंता होने लगी है। इसलिए ओवैसी को कहीं बी टीम बताएंगे, कभी सी टीम बताएंगे। अरे ओवैसी अपनी ताकत खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तो तब भी पूरे देश में घूम घूम के कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, ये सब तुष्टीकरण एक वोट पर केंद्रित राजनीति ये दल कर रहे हैं। चाहे वो इंडी गठबंधन आप कह लीजिए, चाहे महागठबंधन हम लोग कहते हैं, घमंडिया गठबंधन कहते हैं। चलिए संजय जी आपने समाजवादी पार्टी की देश में अन्य किसी राज्य में 0-0 स्थिति है, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में केवल 5 सांसद और ताल ठोक रहे हैं दुनिया भर की। नहीं, वैसे संजय जी खेला तो राज्यसभा में आपकी पार्टी ने भी किया है। कहीं ना कहीं अंदरूनी जो घात लगाई है, कहीं ना कहीं सेंधमारी जो की है, वो भी तो मायने रखती है। जैसे अनुराग जी, गलत आरोप है। हम किसी के घर में सेंध लगाने नहीं जाते। इनके यहाँ खुद ही इतना मुठभेड़ है आपस में, ये खुद ही भाग रहे हैं। कोई अंतरात्मा और कहीं भाग रहा है तो हम किसको बनाए? राजनीति का मामला है, लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसकी जहां इच्छा होगी, जिस विचारधारा से अच्छा लगे उधर जाएगा। ये हमारे ऊपर हर व्यक्ति भाजपा पर फोड़ना चाहता है अपने घर की लड़ाई हो रही अपने घर में, ठीकरा फोड़ रहे पड़ोसी के घर में। अरे भाई, अपना घर संभालिए ना। आप दूसरे के घर में झांक रहे हो। अरे अपना घर देखिए, हिमाचल में हुआ, वहां भी हमारे ऊपर फोड़ने लगे। यहाँ हुआ तो अरे पूरे देश में सारा ठेका नरेंद्र मोदी ने ले रखा क्या? आप अपना घर संभालिए, हम अपनी पार्टी देख रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारी जनता देख रही है। बिल्कुल संजय जी बिल्कुल संजय जी ले जा रही है, नहीं संभालिए। नहीं, बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल अपना संभालना चाहिए। वैसे सबको पता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो बहुत ही गंदी राजनीति का खेल इस समय चला। सारे समीकरण ध्वस्त है, सारे अब इस समय देखा जाए सारे लॉजिक जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। सिर्फ सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है सभी को। इस समय मेरे साथ कांग्रेस के यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के मोहित दीक्षित जी भी है। मोहित जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह का आरोप संजय कटियार जी ने लगाया है कि कहीं ना कहीं ये दोनों दल जो हैं, कांग्रेस को भी उन्होंने घसीट दिया है, और सबसे बड़ा सवाल ये जो आरोप लगाने का है हिमाचल को लेकर, इन्होंने कहा कि आपस में अंदरूनी टकराव चल रहा है, गुटबाजी चल रही है, ये जो पैटर्न है इस पर इन्होंने कहा है कि AIMIM के जो ओवैसी साहब हैं उन्होंने जो कहा है, ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इनका भी आरोप है कि जब सेंधमारी आपके घर में ही होगी, आपके घर में ही मनमुटाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बाहर वाला तो अटैक करेगा। इसमें बीजेपी के क्या दोष है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी का कोई दोष नहीं। बीजेपी लगातार लोकतंत्र की हत्या करती आई है जब से सत्ता पे नरेंद्र मोदी जी आए हैं। तो इसमें दोष बीजेपी का क्या है, ये तो हमारी जनता 2024 के चुनाव में तय करेगी।
वो जब 2024 की बेला आएगी, जो वोट लेकर के समाजवादी का आते हैं, जो वोट लेकर के कांग्रेस का आते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के किसी राज्यसभा के लिए वोट देते हैं, तो उससे हम कोई ऐसा मैंडेट नहीं बता सकते कि जमीन पे क्या स्थिति है। वो किसी लालचवश या किसी हॉर्स ट्रेडिंग के बस या किसी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोगवश किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहे हैं, उससे आप जमीनी जनता की जो हकीकत है, जनता आज जो बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, किसान आज शंभू बॉर्डर में बैठा हुआ आंसू गैस के गोले खा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, महिला शोषण लगातार हो रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे घाटमपुर में 2 बच्चियों को कैसे मार के लटका दिया गया। इन सब चीज़ों को दरकिनार, इन सब चीज़ों को, मुद्दों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, और राज्यसभा शायद उसका एक माध्यम मान सकता हूं। लेकिन मोहित जी, एक बात सही है, नैरेटिव सेट करने की बात आपने करी है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जगह जगह मतलब मुद्दों की बात कम हो रही है, लेकिन वहां पे जहां बात हो रही है, अगर आप दलित हैं, आप पिछड़े हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि जात पात की राजनीति का जो फंडा ये भी करा जा रहा है? ये कतई मुद्दों की ही बात है। अगर आप इस देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी अभी दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा वर्ग को अगर उनका न्याय हक, सामाजिक हक अभी भी उस अनुपात में नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी बात रखना कतई, आप इसको कतई मुद्दों की बात के इतर नहीं मान सकते। यही मुद्दे की बात है। अगर किसी को उसका हक नहीं मिल रहा, लगातार उसके सम्मान की बात, उसके हक की बात लगातार मुद्दों की हो रही है, तो ये मुद्दे हैं आज के, ना कि ये मुद्दे हैं कि राज्यसभा में कौन विधायक बिक गया, वहां जाकर के किसने किसको वोट दे दिया। अगर बात ये, अगर आप कह रहे हैं कि अगर लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, पिछड़े जो वंचित हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, 75 साल तो कांग्रेस रही है सरकार। बिल्कुल आपकी बात स्वीकार कर, ये कांग्रेस की ही देन है कि कहीं ना कहीं आज आरक्षण या भारत देश में उन लोगों के लिए लागू किया गया। आरक्षण का जो अनुपात था वो लगातार उन लोगों को, उन आखिरी पंक्ति के लोगों को नहीं मिल पाया, और मोदी जी के 10 साल की सरकार ने तो और उनको हाशिए पर डाल दिया। जिस तरीके से हमने भर्ती पे देखा, भी शिक्षक भर्ती पे जो पिछड़े का आरक्षण 23% है, उसमें 3.6% लोगों को केवल आरक्षण से नौकरियां मिली। उसके बाद वो इको गार्डन पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मोदी सरकार आरक्षण का जो अनुपात है उसको बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। उसको लेकर के सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। उसको अगर हम सामाजिक ताना बाना को जागृत करने के लिए जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो इसमें कतई कह नहीं सकते कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। लगातार जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर के जिस तरीके से अन्याय हो रहा है। मोहित, मेरी बात ये है, देखिए आप जो है आप मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। मुद्दा हमारा, देखिए मुद्दा वही है, लेकिन मुद्दा हमारा आप एक राज्यसभा की सीट से जनता के नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। राज्यसभा में 10-8 विधायक जनता की नब्ज नहीं, वो तो जब जनता के चुनाव में जाएंगे तब उनको उनकी हकीकत मालूम पड़ेगी ना, कि उनका निर्णय जो चाहे वो दबाव में लिया गया हो या लोभ लालच में लिया गया हो, वो कितना सार्थक है। अभी बीजेपी ने दबाव मान लिया। आपकी बात ये है कि बीजेपी ने दबाव डाला, आपकी बात ये है ना, नहीं मोहित जी, आपकी बात ये है कि बीजेपी ने दबाव डाला, लेकिन सीधे मुद्दा यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नीतीश कुमार का आप एग्जांपल ले लिए। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार ने क्या किया? इंडिया गठबंधन को बांधने की कोशिश की और आखिर में खुद चले गए एनडीए के साथ। लेकिन जब आपसी समझौता तालमेल ही नहीं बन पा रहा है, ये क्वेश्चन आपको नीतीश कुमार जी से करना चाहिए कि जब आप एक गठबंधन का सिरोधार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना था आज आपको, और आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो आपका दोहरा चरित्र ये जनता के सामने गया ना। और ये सबसे बड़ी चीज, चलिए नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार की बात मोहित जी आप कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार छोड़िए, ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? ओवैसी जी को लेकर के आ रहा हूँ। और रही बात ओवैसी जी हो या भारत में कोई भी दल हो, उसको सारी लोकसभा में चुनाव लड़ने का पूरा हक है। वो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के संसाधन से चुनाव लड़े, उनको शुभकामनाएं। ठीक है, बात यह रहती है आप किसी गठबंधन में आना चाहते हैं तो आप अपनी जो लेकर के जो अड़ियल रवैया है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा इंडिया के माध्यम द्वारा। इंडिया गठबंधन जब चालू किया राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से, तो जब उन्होंने इस नफरत के मैदान में जब उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया जाकर के, तो आज कहीं ना कहीं हर वो ताकत जो नफरत फैलाने वाली है वो इंडिया में स्वीकार नहीं की जाएगी। चाहे ओवैसी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के टाइप की कोई भी पार्टी
पार्टी हो, आज नफरत फैलाने वाले लोगों को इंडिया में कोई जगह नहीं है। संजय जी, ये बिल्कुल तय है। संजय जी, ओवैसी जी चाहे वो 445 में 545 में लड़े, जाके उनकी शुभकामनाएं। और रही संजय जी की एक बात का और जवाब दे दूं, जो तुष्टीकरण, संजय जी को बता दूं कि 2019 में संजय जी को भारत की 62% जनता ने वोट नहीं दिया था, तो 62% जनता क्या तुष्टीकरण की शिकार हुई थी क्या? तो कम से कम जब कुछ बोले, कुछ आकलन करे, तो आकलन को कम से कम सही तरीके से कर ले। ये 62% उन लोगों का गठबंधन है जिन्होंने 2019 में हो या 2014 में हो आपको वोट नहीं दिया था, और वो 38% लोग जो आपको वोट देने के बाद लगातार ठगे गए, वो भी इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। तो आज जो भी आपके साथ खड़ा है वो तय करेगा कि उसको मोदी का वोट चाहिए या दूसरे पाले में आकर वो इंडिया के साथ, इंडिया की तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है। तो यहाँ पर चाहे ओवैसी हो, ये सब कोई भी रिलेवेंट चीजें नहीं है। आज रिलेवेंट केवल इंडिया है, और इंडिया ही आज आपको देखेगी ताकत के साथ। 62% लोग लगातार आपके मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए, उसी को लेकर के सारे दल लगातार। संजय जी, आपसे जवाब इसका चाहूंगा, क्योंकि सीधे सीधे इन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी को पूरा अधिकार है कहीं से भी लड़े, और ओवैसी एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली वे में मोहित जी ने भी कह दिया कि ओवैसी जो है वो आपकी बीई पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में ही खड़े हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति जो आपकी पार्टी कर रही है उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया कि 68% लोग नहीं चाहते कि आप इस बार सत्ता में आए। क्या कहेंगे? जी बहुत लंबा भाषण आपने कांग्रेस प्रवक्ता से दिलाया है, और मुझे भी निर्बाध इनके हर बिंदु का जवाब देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मौका है, और बीच में इंटरप्ट न करें, आग्रह है मेरा। अभी इन्होंने शुरू से बात इन्होंने शुरू की थी, वैसे तो मुद्दे से भटक गई। ओवैसी मुद्दा चल रहा, चले गए जाने कहाँ, लेकिन अब दिया है सवाल तो मुझे बोलना, जनता भी सुनेगी, आप जानेंगी। मोदी जी बड़े शुरू से बोले ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक खतरा है, एक बड़ा नारा ये वहां ठगबंधन लगाता रहता है रोज टीवी चैनलों पर। मैं इनको कहता हूँ संविधान तब कहाँ था जब 1975 दोनों बैठे, जहाँ मोहित दीक्षित हो, चाहे ये क्या नाम का सॉरी भूल गया, साकिब शारिक जी, मोहम्मद साकिब, दोनों लोग बैठे हुए सभा कांग्रेस से। अब अरे आप सवाल जवाब फिर बोले, संजय जी 2014 के पीछे की बात आप कर रहे हैं, 2014 के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। देखिए फिर टोल दिया, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। लेकिन जो संविधान की हत्या की जो बात करते हैं, जब 24 जून 1975 को इन्हीं की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस सरकार पार्टी थी, तो रात में जाकर बिना कैबिनेट बैठक सीधे राष्ट्रपति से दस्तखत करा के उन्हें देश में इमरजेंसी लगा के रातों रात सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए सारे विपक्षी दलों को, जिनमें इनके भी नेता थे, सबको जेल में डाल दिया था। तो अघोषित संजय जी, अघोषित माफ कीजिएगा, फिर से टोक रहा हूं, अघोषित इमरजेंसी तो अभी भी लगी हुई है कहीं ना कहीं। ईडी और सीबीआई का जो एक तरह से बार बार समन जा रहा है, बार बार ये जो चीजें चल रही, ये क्या है? अनुराग जी, आप इतने अच्छे एंकर, आप ऐसी बात समर्थन कर रहे हैं। नहीं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी पे कई नेताओं के खिलाफ किया, तो ये भी तो एक घोषित इमरजेंसी है, ये तो विपक्ष का आरोप है। अगर इमरजेंसी होती तो ये टीवी में बैठ कर जो बोल रहे हैं, मोदी को रोज गाली देते हैं, ये कर पाते? और इंदिरा गांधी को तो कोई कह दिया था, एक कहावत थी, ये घोड़ी वाले ने कह दिया चल घोड़ी इंदिरा की चाल, उतने पुलिस वाले ने लट मार के जेल मत कर दिया था। वो इमरजेंसी थी। रातों रात बड़े बड़े नेता बंद हो गए थे, चाहे राजनारायण हो, चाहे जगजीवन राम तक को बंद कर दिया था विरोध बोलने पर। ये तो इनकी स्थिति रही है। अटल जी को बंद करिए, अडवाणी जी को बंद करिए, कल्याण सिंह को बंद करिए, एक से बड़े दिग्गज नेता जेलों में हवा खा रहे थे। और तब इनका संविधान गसरा कहाँ चला गया था? तब तो इमरजेंसी लगा के काट से चला रहे थे, सिर्फ पद बचाने के लिए। आज सत्ता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद में बने रहे, हाई कोर्ट ने खिलाफ जजमेंट किया, लेकिन प्रधानमंत्री रहना है तो इमरजेंसी लगा के बैठ गए। अरे भाई, ऐसे कुकर्म करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की दवाई देती है। अब आ जाइए 2014 के बाद। 2014 के बाद देश की परिस्थितियां कितनी बदली, ये जनता को पता चल रहा है। इनको तकलीफ है क्योंकि सत्ता से बाहर है, बिन जल बिन मछली तक पे वो हालत तो कांग्रेस की है। और समाजवादी पार्टी समस्या ये है कि 2017 में इनको बाहर कर दिया जनता ने। अब वो परसेंटेज के नाते घूम रहे हैं, 62% और 64%। वो परसेंट लेके बैठिए घर में। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट करती है, वोट में जनता कमल करती है, जीत के आते हैं, सांसद बनते हैं। लेकिन संजय जी जो मुस्लिम वोटरों के साधने की बात की जा रही है इस बार, उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि ओवैसी जी तो सीधे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ही उतरेंगे मैदान में। मुस्लिम वोट साधने का काम सपा का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा। ओवैसी एक नए आ गए हैं मैदान में, तीसरे खिलाड़ी। अब वो समस्या इन तीनों की यही है, इन तीनों क्या भी गठबंधन में
अब ये दो लड़के तो आ ही गए उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही है। अब बउआ जी आ ही गए, राहुल गांधी के साथ में आ ही गए, टूटी साइकिल में बैठ गए, साइकिल पंचर है, एक पहिया कहीं है, कैरियर कहीं है, फ्रेम कहीं है, ऐसी साइकिल में राहुल गांधी बैठे नहीं। तो संजय जी क्या मान लिया जाए कि बीजेपी जो है, बीजेपी को मुस्लिम वोटरों की दरकार नहीं है? और तो सुन लिया अनुराग जी, भाकपा इनका गठबंधन का हिस्सा है। अब वो केरल में राहुल गांधी को लखेत रहे हैं, हटिए यहाँ से बाहर जाइए, वायनाड मत लड़िए, वायनाड से चुनाव मत लड़िए, इन्हीं गठबंधन के लोग हैं। बड़ी दशा खराब है। ये सब केवल इंडिविजुअल विषय है, सब केवल कौन, मैं प्रधानमंत्री की तू प्रधानमंत्री, मैं बन जाऊं तो मुझे बचाना, तुम बन जाना तो हम तुम्हें बचाएंगे। हालात ये खराब है, भ्रष्टाचार के पोषक दल इकट्ठा हुए हैं और भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन संजय जी आप जिनको भ्रष्टाचार का पोषक दल बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पार्टी से जो भ्रष्टाचारी, अगर मान लिया जाए जो आपका आरोप है कि भ्रष्टाचारी दल हैं, इनकी पार्टी में से कई पार्टी के कई नेता तो आपके साथ भी चले गए, आपकी पार्टी में भी दल बदल कर लिए उन्होंने, आपके साथ शामिल हो गए, तो क्या अब वो दूध के दूल्हे हो गए? इनके नेता नेतृत्व अखिलेश यादव, उनके साथ जितने नेता विधायक वो नेता उसके भ्रष्टाचार के पोषक जो नहीं है, जो उनसे भिन्न हुए, वो छोड़कर चले आए, तरह के भ्रष्टाचार साथ हम नहीं रहेंगे। मुलायम चाहे बिहार में लालू यादव जेल से बाहर हो, मतलब सजा याफ्ता है, आपके केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत तमाम लोग अपने बेटे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना, किसी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बने रहना, ये सब इनके उद्देश्य, जनता का एजेंडा कहाँ इनके पास, और बस गला काटते हैं। वो साहब महंगाई हो गई, वो बेरोजगारी हो गई, है कहीं नहीं, दिख कहीं नहीं रही। नहीं तो मुद्दे की बात नहीं संजय जी, मुद्दे की अगर बात कर लें तो मुस्लिम वोटरों की दरकार क्या बीजेपी को नहीं है? अगर ओवैसी की बात कर ली, चलिए मान लिया कि ओवैसी जो है मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए आ रहे हैं, क्या बीजेपी को दरकार नहीं है मुस्लिम वोटरों की? हमारे भारतीय जनता पार्टी नारा आप रोज सुनते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग। तो सबका साथ, संजय जी सबका साथ सबका विकास की बात आपने कहा, ठीक है, नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिल्ली में आज ही आपको बता दूं, दिल्ली में आप सुन लीजिए संजय जी, दिल्ली में आज ही आपके जो अभी दिल्ली में आज वहाँ अवैध निर्माण कुछ गिराए गए थे, कुछ निर्माणों को वहाँ गिराया गया, तो वहाँ पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसने हाल ही में उत्तराखंड में जो टनल में 41 मजदूर फंसे थे, उनमें से एक राइट माइनर था जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, उसका घर भी गिरा दिया गया, उसको मौका तक नहीं दिया गया। अब ये बताएंगे कि ये किस तरीके की मतलब क्या मतलब किस तरीके की गणित है बीजेपी की, अगर बात की जाए? देखिए अनुराग जी, नियम कानून के तहत अगर कोई विषय आ रहा है, तो चाहे हमारा विधायक हो, चाहे हमारा सांसद हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, अगर मेरे नियम विरुद्ध, मेरा घर है, मेरी दीवार बाउंड्री गलत बनी है, नगर निगम तोड़ेगा। इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं। तो ऐसे लोगों को पहले आपको सोचना नहीं चाहिए कि पहले, आपको नहीं लगता है कि पहले ऐसे वोटर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोटर हैं आपके, इनको कहीं ना कहीं पहले रहने की जगह देनी चाहिए? हमारी सरकार की प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, स्थापना की जा रही, काम चल रहा है बराबर, और इसी ताकत पर हम राजनीति कर रहे हैं, इसी ताकत पे हम 2024 में वोट मांग रहे हैं। चलिए मोहम्मद शारिक जी, चलिए मोहम्मद शारिक जी कटियार जी, मोहम्मद शारिक जी से बात कर लेते हैं। मोहम्मद शारिक जी, आपने सुना संजय कटियार जी ने सीधे सीधे कहा है कि ये जो दोनों दल हैं, कांग्रेस और सपा, दोनों की बात इन्होंने करी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि दोनों भ्रष्ट हैं, और कहीं ना कहीं इनमें जो नेता थे जो इनके पास अब गए हैं दल बदल के, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। मतलब अखिलेश यादव जो हैं उनके लीडर हैं भ्रष्टाचारियों के, ये भ्रष्टाचार नहीं थे, भ्रष्टाचार अखिलेश यादव का था। क्या कहेंगे? ये जब चुनाव नजदीक आया तब इनको भ्रष्टाचार सामने आने लगा। जब पिछले 5 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई, तो उनको चाहिए था कि पिछले 5 साल की जो 2012 से 17 की सरकार रही अखिलेश यादव जी की, उस सरकार का हिसाब किताब लेना चाहिए, और इन्होंने लिया। लेकिन कोई भी एक ऐसा इनको जो है इशू नहीं मिला जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरा जा सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर इस प्रदेश की जनता के लिए कार्य किया, और ये सारे कार्य हम सब ने देखे और सराहा। इसी के कार्य को जो है जब विदेश से कोई आया तो उसको दिखाया गया। अब इन्होंने बात करी, इन्होंने बात अभी जो है मां ठगबंधन की करी, इन्होंने और भी जो दूसरे मुद्दे उठाए, तो मुझे बड़ा हंसी आती है कि ये किस तरह शालीनता दिखाकर इस देश की जनता को गुमराह करते हैं। इन्होंने अभी महंगाई पे कहा कि इनको महंगाई दिखती, रोजगार दिखती, असल में यही जो है चीज की जरूरत है इस देश को। अभी हाल में ही पेपर लीक हो गया,
जाने कितने छात्र सड़कों पे रहे, उन बड़ी बड़ी परेशानियों के साथ उन्होंने अपने इस पेपर को देने के लिए जो है आए, लेकिन पेपर लीक हो गया। उनकी हताशा निराशा इनको नहीं दिखी। इनको क्या दिखा कि ईडी ने जो है नोटिस भेज दिया, अवैसी ने ये कह दिया, वो पर इस पे ही ये रहते हैं। नहीं, लेकिन बाकी जो शारिक जी मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपको सारी चीजों पे हंसी आई, आपको इस बात पे हंसी नहीं आई कि ओवैसी जो 2017 में अगर बात की जाए 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट निकल पाई थी, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी। वो आपको धमकाने की कोशिश, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 5 सीटें हमें दे दीजिए, नहीं तो हम बाकी की जो सीटें हैं हम उस पर लड़ेंगे। 21 सीटों पर यानी 25 सीटों पर लड़ेंगे वो। देखिए, मोहित दीक्षित जी ने बहुत अच्छा जो है अभी जवाब दिया था, मैं उन्हीं के जवाब को दोहराना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र सभी को अधिकार है। वो 25 पे ना लड़े, वो उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीट पे लड़े और उस देश की पूरी 543 सीटों पे चुनाव लड़े, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये उनका हक नहीं है कि वो डरा धमकाकर किसी के ऊपर दबाव बनाकर इस तरह से बात करें। अगर उनका वाकई में अगर जनाधार है तो जनाधार है तो वो आप दिखाएं, आप उनसे बताएं, वार्तालाप करें, इस गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश प्रयास करें। या मैं सीधा सीधा कहता हूं, अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना है तो आप सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ आप विलय करिए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। कौन सी बुरी बात है? आप एक पहल करिए। आपने बिहार के अंदर चुनाव लड़ाया, सीमांचल से आपके विधायक निकले, आप अपने विधायक को भी रोक सके, वो छोड़ के किसी और दल में भाग गए। हमेशा यही होता चला आ रहा है और ये जब चुनाव का वक्त आता है तब इस तरह की आके बात करके ये हक मारा जाता है उनका, जो एक आस लगाए बैठे हैं शायद इस बार इस देश में परिवर्तन हो और हमारे हित की बात हो, हमारे नौजवानों छात्रों की बात हो, हित की बात हो। लेकिन शारिक जी यहाँ पे मैं शारिक जी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपने कहा, शारिक जी आपने कहा सपा में आके विलय कर लें, ओवैसी साहब सपा में आके विलय कर लें, हम उनको जगह दे देंगे, हमारे साथ जुड़ जाएं। वो तो कह रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो विलय करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि हमें 5 गांव, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने मांगे थे कौरवों से कि आप हमें महज 5 गांव दे दीजिए, हम भीख नहीं मांग रहे। उनका ये भी कहना है हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और आप इससे भी इत्तेफाक रखेंगे कि जब ओवैसी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश की है, नुकसान कहीं ना कहीं आप लोगों को हुआ है और बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। नहीं, ये तो बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत कराया जाता है, जिससे जो है इस प्रदेश के लोगों के साथ नुकसान हो। ये तो सब पूरे देश की प्रदेश जनता चाहती है, तभी जो है इनके साथ आप तेलंगाना में देखें, जिसके पिछली सरकार के साथ ये थे, वो सरकार वहां से चली गई, क्योंकि वहां की भी जनता ने समझ गई है कि ये किसके इशारे पे कब कहाँ पे क्या काम करते हैं। मैं इनकी काबिलियत से इनकार नहीं करता हूँ, ये काबिल नेता है, बहुत अच्छे जो है वक्ता भी हैं, एक देश के बहुत अच्छे सांसद भी कहलाए जाते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये इस प्रदेश के युवा, इस देश के युवाओं ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करी और इस देश से पूरी गंदगी को, यानी कि कीचड़ को साफ कर दिया। जब कीचड़ साफ होगा तो जाहिर सी बात है 2024 में कमल कहीं नहीं खिलेगा, क्योंकि ये गंदगी में खिलने वाला कीचड़ अब उस यहाँ के नौजवानों ने, जिनके साथ छल हुआ है, जिनके पेपर लीक हुए, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको शिक्षा नहीं मिली, जिनको स्वास्थ्य नहीं मिली, उन सब ने इस गंदगी को बिल्कुल साफ कर दिया, यानी कि कीचड़ को साफ कर दिया। अब जब कीचड़ नहीं तो कमल खिलेगा। 2024 में बिल्कुल परिवर्तन आने वाला और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अब इस देश में सरकार बनाएगा। और आप देखिएगा जब ये सरकार बनेगी तो इसका भी जो है हिसाब लिया जाएगा, किस तरह अभी इन्होंने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर कई सांसदों की सदस्यता को निरस्त किया, वो सांसद जिन्होंने लेकिन सवाल ये है शारिक जी सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, क्योंकि सामने तो नरेंद्र मोदी हैं। ये मकसद नहीं, देखिए मकसद है संविधान को बचाना, मकसद है, अरे संविधान को बचाएंगे लेकिन कोई चेहरा भी तो होना चाहिए इंडिया गठबंधन का। आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? देश का नेतृत्व कौन करेगा? मकसद है अच्छा स्वास्थ्य देना, ये कोई भी कर सकता है, ये मोहम्मद सादिक भी कर सकता है, ये मोहित दीक्षित भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो सामने मोदी मैजिक की बात की जाती है, लगातार बीजेपी कह रही है कि मोदी मैजिक है, मोदी चेहरा, लेकिन आपके पास क्या चेहरा है? हमारे पास सब चेहरे हैं, हमारे पास सब चेहरे, हमारे पास जितने भी हैं वो सब देश के जाने माने नेता हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कई प्रदेशों में सरकार रही, बहुत से पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन शारिक जी आपस में ही नहीं पट रही है। अगर मैं बात कर लूं, वो चेहरा आगे करे, लेकिन शारिक जी
हमारा चेहरा गरीब गरीब किसान है, हमारा चेहरा गरीब किसान है, हमारा चेहरा ये मरता हुआ सैनिक है, हमारा चेहरा जो है ये जो शहीद हमारे नौजवान किए गए, हमारा चेहरा वो है, ये जो लड़कियों के साथ शारिक जी भाषण की भाषा नहीं सोच रहा, मैं भाषण की भाषा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनता जब उतरती है मैदान में, जनता जब वोट के लिए उतरती, शारिक जी जनता जब वोट के लिए उतरती है तो वो किसी चेहरे के लिए उतरती है। वहां पर आपके साथ गठबंधन के पास चेहरा क्या, आपके पास कई चेहरे हैं, एक चेहरा बताइए जो पीएम पद के लिए हो। मेरा चेहरा रोजगार है, मेरा चेहरा शिक्षा है, मेरा चेहरा स्वास्थ्य है, मेरा चेहरा जो है ये मुद्दे हैं शारिक जी, ये मुद्दे हैं, चेहरा नहीं है, ये मुद्दे हैं। आप इस मुद्दों पे लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास चेहरा क्या है? चलिए मैं मोहित जी जी शारिक जी, मोहित जी से मैं पूछ लेता हूँ। मोहित जी सदन के अंदर दानिश अली जी के साथ अत्याचार इनके सांसद ने किया। मोहम्मद तारिक के बात का जवाब मुझे देने दीजिए, फिर आप मोहित के पास जाइए। जी संजय जी, नेता भाषण देते घूम रहे हैं, भाषण बहुत कर रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, मुद्दे से बाहर जा रहे हैं, चाहे मोहित हो चाहे ये मोहम्मद तारिक हो। अभी बड़ा तारिक जी कितने बड़े बड़े विनम्रता से बताए जा रहे हैं, अरे भाई कौन सा गठबंधन है ये? एक शराब माफिया आप पार्टी, एक भू माफिया खनन माफिया समाजवादी पार्टी, AG 2G 3G 4G कोयला घोटाला कांग्रेस पार्टी, बड़े बड़े दिग्गज घोटालेबाज जिनको स्वर्ण पदक दिया जाना चाहिए, मेडल, ऐसी लेकिन कटियार जी खनन माफिया की बात आप कटियार जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने अगर खनन माफिया की बात की तो गायत्री प्रजापति कौन है? मेरी बात पूरी हो जाए। और छलनी में छेद है जिनमें, वो आज पानी उसमें भरने की बात कर रहे हैं ये सपा वाले। अरे भाई आप अपना पहले घर संभालिए, जो जिसका कोई होश नहीं है अपना घर जादव प्रधानमंत्री चेहरा आप नहीं बता पा रहे, अभी अंदाज सवाल कर रहे आप बता नहीं पा रहे, बताइए कौन है आपका प्रधानमंत्री चेहरा महागठबंधन है, बता दीजिए, क्यों नहीं बताते आप? वो चेहरा है जो एक आस लगाया था, जो एक आस लगाया था कि उसको जो है नौकरी मिलने जा रही है, वो चेहरा है। आज आप बता दोगे अभी गिर भी जाएगा, आप बोल तो दीजिए आप राहुल गांधी बनेंगे कि अखिलेश यादव बनेंगे? चलिए नहीं संजय जी, चलिए संजय जी, ये देखिए ये जब इनके पास चेहरा नहीं है, अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष का चेहरा नहीं, चलिए मान लेते हैं, लेकिन अगला सवाल मैं मोहित जी से पूछ लेता हूँ। मोहित जी, कांग्रेस की बात हो रही है लगातार, यहाँ बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है कि हम सब जो है मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे पास चेहरे की बात जैसे शारिक जी ने करी कि चेहरे हमारे पास मुद्दे हैं, ये जो नौजवान है, जो किसान है, जो बेरोजगार है, ये हमारे चेहरे हैं। एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बाकी प्रदेशों की, अगर राज्यों की हम बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपके साथ नहीं है। अगर बात कर ली जाए पंजाब में, तो पंजाब में आपके साथ अरविंद केजरीवाल नहीं खड़े हैं। तो ये किस तरीके का गठबंधन है? मतलब बात समझ में नहीं आ रही, कहीं हाँ कहीं ना, कहीं वफा, फिर आपसे कहीं बेवफाई, ये किस तरीके का गठबंधन हुआ? नहीं, आप तो गठबंधन के दो दलों की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान में देखिए जाकर के शेखावत और मोदी के खिलाफ जो लेकर के कैंपेनिंग चल रही है लगातार, आप मध्य प्रदेश में देखिए जाकर के वहाँ सरपटौल चल रही भारतीय जनता पार्टी की। आज अभी भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी घोषित तो करने दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए? आज भारतीय जनता पार्टी के पास जब घोषित होंगे प्रत्याशी, तब सरपटौल आपको देखनी पड़ेगी कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कितना कमजोर है आज जमीन पर। आज जब जो प्रयास कर रहा है, जो दिख रहा है, वो तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दलों में रहती हैं और रहनी भी स्वाभाविक है। आज मुद्दों की बात पे देखिए, सुन लीजिए आपने बहुत, जब मुद्दों की बात आती है तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे संजय कटियार हो, इन दोनों लोगों की व्याकुलता संजय जी सुन लीजिए, जब आपकी व्याकुलता हो, चाहे नरेंद्र मोदी की व्याकुलता हो, जो गाली खाने के बाद भी नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने का प्रयास करती है, जो जयंत चौधरी के लिए पलक पावड़े बिछा देती है, जो भ्रष्टाचारियों को, चाहे अशोक चौहान को, चाहे नारायण राय हो, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद इनको अपने दलों पर शामिल करके राज्यसभा और जाने बड़ी बड़ी सीटें, बड़े बड़े पद दे देती है। तो आपकी जो व्याकुलता है दिखा रही है कि आपके पैरों से जमीन खिसकने वाली है। ये 272 की जो आपकी जो लड़ाई है, भले 370 करते रहिए, आप 270 पे भी नहीं आने वाले हैं। ये भली बात मोदी जी भी जानते और संजय जी भी जानते, तभी इनकी व्याकुलता, मुद्दों पे बात नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पूरा हो जाने दीजिए, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष बात करके जब आए थे,
वो उस पर मुंह छुपाते घूम रहे हैं। जब किसानों की आय एमएसपी दुगनी करने की बात पे आए थे, उस पर मुंह छुपाते घूम रहे हैं। महिला को सुरक्षा देने की बात पे लेकर के जो निर्भया कांड में बड़े बड़ी बातें करते थे, इनके जो सांसद हैं बड़े बड़े स्वर्ण पदक बोल रहे थे, हमारी स्वर्ण पदक बेटियों को के साथ कितना अन्याय किया वो दिख रहा है इनके कार्य क्रियाकलापों से। तो जब इन मुद्दों पे आज किसानों को आंसू गैस से गोलियां मार रहे हैं, आज शहीद हो रहे हैं किसान के बेटे, तो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, जब आप चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तो आपके प्रत्याशियों को वहां वोट मांगने में लायक नहीं बचेंगे। ये स्थितियां होती जा रही 2024 में, और आप पता नहीं किस मुगालते में जी रहे हैं, तभी आए माए साय की बातें कर रहे हैं। ये मोदी जी भी जा रहे हैं, मोदी जी देखिए मुद्दा, एक मिनट संजय जी देखिए, ये मंच है, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन मुद्दा भी हमें भटकना नहीं चाहिए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि ओवैसी ने, AIMIM के जो प्रमुख हैं उन्होंने, संजय जी AIMIM के जो, मगर आप एक तो भाषण दिलवाते हो, फिर हमारा जवाब आप सुनना नहीं चाहते अनुराग भाई। ये नहीं, भाषण के लिए देखिए, भाषण के लिए मंच पड़े हुए हैं, भाषण के लिए मंच बहुत है संजय जी, भाषण के लिए कोई भी हो, आप हो, शारिक जी हो, मोहित जी हो, खुद संयम नहीं बरत पाते। देखिए धैर्य बरतिए। सबसे मेन मुद्दा देखिए संजय जी, मेन हमारा जो मुद्दा आज का वो ये है कि क्या मुस्लिम वोटरों को साधने की राजनीति फिर से यूपी में की जा रही है? क्योंकि अगर बात की जाए 19.3% आबादी है मुसलमानों की, और उसमें से अगर बात की जाए 21 सीटें जो हैं मुरादाबाद, अगर बात करें या कैराना की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें, तो ये मुस्लिम बाहुल एरिया हैं। यहाँ पे सीटें पे अगर इन सीटों पर ओवैसी खड़े होते हैं, बाई चांस की बात है, अगर ओवैसी खड़े होते हैं तो क्या नुकसान पहुंचेगा विपक्ष को संजय जी, विपक्ष को, या फिर फायदा पहुंचेगा बीजेपी को, या फिर इस बार बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि राम मंदिर मुद्दा जो है आपकी कसौटी पे इस बार आपको और कसौटी पे लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं हालात क्या हैं संजय जी। सॉरी, ऐसा है। हेलो जी, हेलो जी आवाज आ संजय, रही है? हाँ जी बताएं। अब देखिए, अभी आप मुद्दे के बाद मुद्दे से ये लोग भटकते हैं, स्वयं हमारा व्यक्ति दल जो है यही भटक जाते हैं, अपने स्वार्थ में इतने परेशान है। अरे भाई, मुद्दा हमारा, आप कहते हो कि हम तुष्टिकरण, ये तुष्टिकरण करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उज्ज्वला गैस बांटते हैं, बिना जाति और धर्म से बांटते हैं। हम तो नहीं पूछने जाते आप कौन है। टिकट भी बांटते हैं सामूहिक विवाह में, वहाँ पर बलिया में सामूहिक विवाह में 51,000 देने के चक्कर में आपने महिला की आपस शादी करा दी। आप उज्ज्वला के सिलेंडर बांटने में 90% सिलेंडर दोबारा भरे नहीं गए। अभी हकीकत जब आएगी, पोल खुलेगी, आप आवाज देने में महिला बोल रही है कि मेरे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा मांगा, ये आपके मंत्री के सामने स्वीकार किया। तो आपकी योजनाओं की जो हकीकत खुलेगी, तो जो आपके भ्रष्टाचार, आपके जो दल के लोग रहे भ्रष्टाचार में लिप्त, उनके सबके चेहरे उजागर होंगे। समय आने दीजिए केवल। देखिए मोहम्मद तारिक जिस द्वारा शुरू बोले, शुरू चलने में 70 छेद, वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचारों के पोषक नेता। मोहम्मद तारिक से बड़ी तकलीफ है, क्या बात है, नाम सुनते ही जो है बिल्कुल मिर्ची लग जाती है। बड़े भाई, आप तो एक सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन मोहम्मद तारिक के नाम से आखिर एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? पाकिस्तान का नाम ले लो, मुसलमान का ले लो, देखिए शारिक जी, संजय जी, एनर्जी आती है। काम तो मैं आ रहा हूँ, किसी को एनर्जी दे रहा हूँ, मोहम्मद तारिक किसी के काम आ रहे हैं। शारिक जी, संजय जी, यहाँ पर शारिक जी, संजय जी, यहाँ पे देखिए, हम किसी धर्म के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, किसी जाति की बात के नहीं करेंगे, इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात यहाँ पे हो रही है, जो वोटरों की बात हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार राजनीति के जो चरम बिंदु है वो मुस्लिम वोटर हो जाते हैं। आप इनसे कहलवा दीजिए कि 80 सीटों में कितने मुसलमानों को देने जा रहे हैं सीट, ये बता दें। आप सबका संजय जी सबसे बड़ा, संजय जी एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। आप यहाँ पे हैं और आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। मोहित जी ने सवाल पूछा और वही सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा कि अभी तक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने क्यों नहीं आई, और कितने मुसलमानों को इस बार दिए जाएंगे, कितने मुसलमानों को सीट दी जा रही है, टिकट दी जा रही है? सामने महागठबंधन में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं जी, आपस में चुनौती देने के लिए 16 सीटों में समाजवादी पार्टी अपनी ताल ठोंक रही थी कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, और दिखाया भी। और आज फिर जाने क्या कौन सी प्रियंका गांधी, कौन सा मंत्र फूक लिया अखिलेश यादव की, तो थोड़ा सा जगह मिल गई कांग्रेस को, चले आए मोहित बाबू, कांग्रेस चली आई। अभी देखिए कानपुर वाले किसको दिला रहे टिकट,
कानपुर से किसको टिकट दिला रहे हैं, नाम है कोई? ये राष्ट्रीय मुद्दों की बात है। आप लोग नाम लेने की हैसियत में भी नहीं है प्रत्याशी की। आप अपने जिलों के नाम लेने की हैसियत में भी नहीं है प्रत्याशी की। आपकी तो वो जो दशा हो चुकी है, आप इसी में सब लड़े पड़े हैं। ये मीडिया में भी है, जनता में भी है, आपके प्रत्याशी आपस में लड़े पड़े हैं। गैंगवार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में। रह गई, हम किसानों को किसान निधि देते हैं, हम मजदूरों को फ्री ऑफ चार्ज लोन देते हैं, हम मुद्रा लोन देते हैं। संजय जी ये मंच योजनाएं गिनाने का नहीं है। संजय जी ये मंच योजनाएं गिनाने का नहीं है। सवाल ये था कि आखिर टिकट किसको मिलेगी। चलिए संजय जी बाकी बात छोड़िए, अगर बात कर लेते कानपुर की, क्या उम्मीद लग रही है इस बार कानपुर से कोई नाम बता पाएंगे? क्योंकि मोहित जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बता पाएंगे मोहित जी? बता दें, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ? आइए बताइए मोहित जी। अब क्यों बंद है? राहुल गांधी इंडिया से चुनाव लड़ेंगे, आपको ये बता दें। और आप अपने प्रत्याशियों को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड आपकी बता रही है, आप पर सर पटौल चल रही है। राहुल गांधी तो जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनको जहां से उपयोगिता होगी, देश की जनता उनको हर जगह से जिताएगी। देश की जनता हर जगह से जिताएगी आज इनको। जिस प्रकार से राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोलना चालू किया, देश में मोहब्बत की धारा बह रही है, नफरत की धारा के खिलाफ वो जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव जीत करके आएंगे। आप अपना बताइए, जो आप प्रत्याशी भी चयन नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। अच्छा चलिए संजय जी, कोई बात नहीं। संजय जी मोदी जी दोबारा बनारस से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? संजय जी मैं एक सवाल किस साउथ से लड़ने जा रहे हैं? एक मिनट मोहित जी। संजय जी आपको तकलीफ है? मोहित जी देखिए, मुद्दा हमारा जो है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं जो विषय हमारा, क्योंकि विषय से हम भटक रहे हैं। आप सब लोग देखिए, योजनाएं मत गिनाइए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। सिर्फ इतना बताइए, शारिक जी आप भी यहाँ मौजूद हैं, शारिक जी आपको कितना वाजिब लग रहा है ओवैसी जो मांग रहे हैं? और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों, देखिए मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़े आपको एक बार बता देता हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव जो था उसमें मोहित जी कांग्रेस को 14% वोट मिले थे मुसलमानों के, बीजेपी को 8% मिले थे, और सपा के अगर बात करें और बहुजन समाज पार्टी के तो 73% ये वोटिंग थी। अब ये बताइए आप मुझे शारिक जी, इस बार आपको लगता है कि जब ये इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, जो बन चुका है, और जो तालमेल आप लोगों का चल रहा है शारिक जी, इस बार क्या यही फिर से देखने को मिलेगा कि जितना बड़ा वोटों का अंतर था 2019 में, इस बार फिर आपको मुस्लिम वोट कर मिलेंगे? हमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, हमें हर वर्ग हर समाज का वोट मिल रहा है। हर वर्ग हर समाज हर धर्म हर जात का वोट मिल रहा है, और इससे ज्यादा वोट हमें मिलेगा। हर वर्ग से हमें बढ़कर वोट मिलेगा। नहीं शारिक जी, मैंने इसलिए मुस्लिम वोटर्स की बात की है क्योंकि लगातार जो साधने की बात होती है, कहीं तुष्टीकरण की जो बात होती है, उसकी बात अगर मैं करूं, हर आदमी सोचता है, हर जो पार्टी सोचती है कि मुस्लिम वोटर किधर जाएगा, क्योंकि जो भरोसा था मुस्लिम वोटरों का वो होता सपा पे, और उसके बाद जब बात आती है तो उससे पहले कांग्रेस पे था, उसके बाद मुस्लिम वोटर कहीं बढ़ता नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है लगातार साधने की कोशिश कर रही है कि जो इस बार मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी की तरफ आए। लेकिन जो आंकड़े हैं 2019 के हिसाब से, मैंने इसीलिए बताया, क्या आपको उम्मीद लगती है, बाकी आपको जनता आपको सपोर्ट करती कि नहीं करती वो जनता जानेगी, लेकिन देखिए हम आपको सबसे पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि समाजवादी पार्टी किसी भी वर्ग को वोटर नहीं समझती है। समाजवादी पार्टी हर एक वर्ग को एक समान नागरिक समझती है, और उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन पर हमेशा जो है संघर्ष करती बात करती है। और उनके जब संघर्ष पे हम लगातार बात करते हैं और उसको हम काम में भी लाते हैं, जब उनको काम करके दिखाते हैं तो वो परसेंटेज हमारा बढ़ जाता है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो अदर किसी भी वर्ग किसी भी समाज किसी धर्म से हो। अच्छा ये आपने जो बात कही इस पे मैं एक सवाल पूछता हूँ शारिक जी, इस पे एक सवाल मेरा बनता है। आपने कहा कि जो भी मुद्दे होते हैं हम उसको उठाते हैं, किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हों, पक्का? जी बिल्कुल। अब ये बताइए, जब आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, अति पिछड़े की बात करते हैं, तो आप ही की पार्टी के अभी जिन्होंने एक राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने अभी त्यागपत्र दिया और फिर अपनी एक नई पार्टी खड़ी कर ली, वो बेचारे इतने व्यथित क्यों थे आपकी पार्टी के अंदर? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी व्यथा क्यों नहीं सुनी जाती थी? वो हमेशा इसी चक्कर में परेशान रहते थे। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे, जब बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने फिर एक बार पार्टी का गठन किया,
और जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर पार्टी में वहां नहीं उनकी बात बनी, वो छोड़ के दूसरे दल में आ गए। तो ये उनका एक पुराना रवैया रहा। देखिए, जो जनता की बात होगी, हम नेता नहीं, हम डायरेक्ट जनता के मुद्दे देखते हैं जो जनता से जुड़े हैं। अगर जनता के मुद्दे अगर कोई नेता उठाता है तो हम उसको सर्वोपरि रखते हैं, उसकी बात को मानते हैं और उसको उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे करते हैं। लेकिन अगर कोई नेता अपने स्वार्थ की बात करता है, अगर वो जनता के मुद्दे की बात नहीं करता है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी उसको आगे नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबकी समाज पार्टी है, समतामूलक समाज की स्थापना करने वाली पार्टी है। और हर वर्ग, हर हर क्षेत्र में नौजवानों को, किसानों को और युवाओं को, यहाँ तक आपको ये भी बता दें, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, जो वोटर नहीं होते समाजवादी, उनकी भी पार्टी है। चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे और भी योजना जो है, जो मोबाइल की थी, समाजवादी पार्टी ने दी, चाहे साइकिल दी हो। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ वोटरों की नहीं, बल्कि जो वोटर नहीं है उनकी भी पार्टी है। समाजवादी हर एक वर्ग की पार्टी है। लेकिन शर्त इतनी है कि नेता का मुद्दा जनता से अगर छूता हुआ है, जनता के मुद्दा है, तो उस नेता को हमेशा सर्वोपरि आगे रखा जाता है, उसको आगे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं स्वार्थ अगर शामिल होता है तो समाजवादी पार्टी उनको दरकिनार बिल्कुल रखती है, उनको आगे नहीं करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की भरोसेमंद पार्टी है। अब ये तो जनता बताएगी कितना भरोसेमंद पार्टी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हमारे साथ मोहित जी यहाँ बैठे हैं। मोहित जी, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इस बार जो इंडिया गठबंधन में आप दोनों पार्टियां शामिल है, आप दोनों में ही तालमेल अभी कुछ समय तक पहले नहीं बैठ पा रहा था, मनमुटाव चल रहा था। अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं जाऊंगा नहीं, राहुल गांधी के साथ मैं नहीं जाऊंगा, उनकी उसमें क्या नाम है, रैली जो है उसमें नहीं शामिल होऊंगा। आखिर में सीटों को लेके जो तालमेल बैठ नहीं पा रहा था, आखिरकार प्रियंका गांधी की वजह से तालमेल बैठा। अब उसके बाद आगरा में एक साथ एक मंच पर आए, मोहब्बत की बात कर रहे थे, मोहब्बत नगरी की बात होने लगी। ये किस तरीके का मतलब आपसी एक तालमेल है, अपनापन है, जनता की आवाज़ की बात आप दोनों करें, यूपी के दो लड़के जनता की बात करते हैं, फिर आखिर में सीटों को लेकर इतना टेंशन, इतना तनाव क्यों? अगर आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर चलना चाहते हैं तो फिर नहीं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, तभी तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ही उपयुक्त प्रत्याशी के लिए आपस में संवाद करना पड़ेगा ना। उस संवाद को आप कंट्रोवर्सी का नाम दे दें। उस अगर जो नेगोशिएशन की बात चल रही है, आपस में बैठ करके अपना प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी या जो भी सर्वोपयुक्त प्रत्याशी है जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो निस्तो नाबूद करने के लिए उपयुक्त है, उसके बारे में जब तक बात नहीं होगी तब तक हम कैसे जनता के मुद्दों के लिए, जनता के लिए अच्छा विकल्प दे पाएंगे। तो अगर उसको हम बैठ करके बात कर रहे हैं तो उसको आप कंट्रोवर्सी का नाम दे रहे हो, आपस में विवाद। पहले दिन से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में थी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में थी। आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से सीटों की शेयरिंग भी हो गई है, कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, हर जगह प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां भी चालू कर दी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो जो सांसद है, जो इनके जो रिपोर्ट कार्ड उनका शून्य बता रहा है, उनके टिकट काटेंगे तो उसके बाद क्या सरपटौल मचेगी। आज वो चीज़ दिखाने का, वो चीज़ छुपाने की परिपेक्ष लगातार चालू हो रहा है। मैं वापस आपके मुद्दे पे आऊँगा, जो आप मुसलमान आज ये तय करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी क्यों मुसलमान को द्वैम दर्जे का नागरिक मानती है, ये भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देना। आप क्यों उसको तुष्टिकरण की बात करते हैं? आपके ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण उन पे कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है और वो हाशिए पे चले जाते हैं। तो वो अगर कोई विकल्प तलाश रहा है तो 19% के आप गलत आकलन कर रहे हैं। आज 62, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन उन 62% लोगों का गठबंधन है जिसने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया था। आज वो वोट एक डिसाइसिव फैक्टर बन करके एक रिजल्ट पे पहुंच पाए। जिस तरह आपने बताया 2019 में हमको इतना मिला और समाजवादी पार्टी को इतना मिला और बट गया, तो जो बटा वोट है वो एक जगह का एसोसिएट रहे। ये जनता की मांग है कि जनता चाहती, जो 2019 में भी नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी है और 2024 में भी नहीं चाह रही भारतीय जनता पार्टी है, तो उस जनता की मांग पे, उस जनता के अनुसार हमने एक रणनीति बनाई है कि ऐसा प्रत्याशी दिया जाए कि जो उन 62% वोट को हम यूटिलाइज करें, और वो 38% जो लगातार ठगे जा रहे हैं उसकी भी एक बड़ी मात्रा है, वो भी कहीं ना कहीं मोहित जी आप 68% की बात कर रहे हैं। मैंने जो आंकड़े दिए 2019 की बात जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने की थी अभी, उसमें मैं आपको बता रहा था कि मुस्लिम वोट जो कांग्रेस को मिले, कांग्रेस को जो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस को 14% मिले और समाजवादी पार्टी को 73%, बसपा को, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो करीब में 87% हो जाते हैं। 68% से आंकड़ा आ जाता है। आपके आकलन को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। वही चीज तो है कि आज वो जनता जो इधर वोट और उधर वोट कर रही थी वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि एक प्रत्याशी हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिले जिसको हम वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, और कहीं ना कहीं 2024 में जो 2019 में अधूरा रह गया था काम, वो सत्ता बदलने का काम
काम करें। इसी को लेकर के मूलभूत इंडिया गठबंधन की भावना ही यही है, ये जनता की भावना, ये इंडिया की भावना, इसको लेकर के दलों को मानना पड़ रहा है आज, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, या हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा दल हो, आज वो उतने प्रमुख नहीं है आज जितनी जनता की बात प्रमुख है, जो नहीं चाहती इस सरकार को, जो झूठे वादों पे आई थी, झूठे वादे पूरे नहीं कर पाई है, उसको लेकर के उनको हटाना है, ताकि एक अच्छा भारत, एक सम्रांत भारत, समृद्ध भारत फिर से बनाने के लिए एक दिशा में चल पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने संजय जी। चलते चलते केवल एक लास्ट कंक्लूजन आपसे बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, जो मुद्दे की बात इन्होंने उठाई है उस पे कहना, उसमें पूछना चाहूंगा, और क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो आपसे नाराज चल रहे हैं? बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी बताइएगा। और इससे पहले ये बता दें कि जो अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया था महासती के नायक अमिताभ बच्चन फैमिली के खिलाफ, उसमें सहमत हैं। वो उनके पारिवारिक मित्र थे, इनके आकाओं गांधी परिवार के पारिवारिक संबंध रहे। संजय जी, व्यक्तिगत मुद्दों पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप हिंदुस्तान का भ्रमित नहीं कर पाएंगे, अब आप भ्रमित नहीं कर पाएंगे व्यक्तिगत मुद्दों को ले जाके, एक को दूसरे लड़ा करके कुछ नहीं मिलने वाला। अब आपके खिलाफ लोग लामबंद है, सब बैठे हुए जनता पूरी। ये भाषण बहुत लंबे थे, मेरी सुनने की ताकत रखी है। तो आप व्यक्तिगत बातें करते हो, आपस में लड़ाने। चलिए संजय जी, ऐसी गालियां दे रहे अखिलेश यादव और मोहित दीक्षित, कांग्रेस पार्टी सुन रही। संजय जी ये राजनीति, संजय जी माफ कीजिएगा, मोहित जी, संजय जी मेरा सवाल केवल छोटा सा था कि मुस्लिम क्या नाराज चल रहा है, आप व्यक्तिगत सवालों का जवाब देने पे लगे। देखिए संजय जी, सीधी सी बात है कि व्यक्तिगत चीजें बहुत सारी चल रही हैं, हर एक दूसरे को गाली देने पे लगा हुआ, ये राजनीति का खेल है, इसमें सब कुछ चलता है। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल। मुस्लिम अब वोटर बनने वाला नहीं है, वोट बैंक किसी दल का वो बनने वाला नहीं है। तुष्टीकरण को समझ चुका है, धोखा खाया उसने 70 साल, अब वो न्यायप्रियता के साथ अपने विकास और भारत के विकास की ओर देख रहा, ऐसी पार्टी की ओर देख रहा है जो उसका वास्तव में। तो कुल मिला के ओवैसी आपकी बीजेपी की बी पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं है शारिक जी। ओवैसी जिस तरीका का खेल खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये खेल चल पाएगा? बहुत शॉर्ट में बताइएगा, क्या सपा गठबंधन के लिए तैयार होगी? देखिए, सपा किसी का दबाव में आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है बिल्कुल निष्पक्ष कर चुकी है कि उसको जो है इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, ये बिल्कुल क्लियर है। वो किसी के दबाव प्रेशर में नहीं आना है। अभी जो देशता राज्यसभा के चुनाव वोटर को भी लेकर जो हुआ है वो बिल्कुल सामने था कि अखिलेश जी ने कह दिया कि हमें असली और नकली समाजवादियों की पहचान हो गई। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी के दबाव प्रेशर में आए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद शारिक जी, संजय कटियार जी, मोहित जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो आपको दर्शकों बता दें कि लगातार जो आज का मुद्दा ये रहा कि ओवैसी जो है लगातार उस सपा को इस समय धमकाने में लगे हैं कि आप हमें महज 5 सीटें दे दीजिए, अदरवाइज हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होंगे। वो बात एक अलग है कि जो पिछला अगर आंकड़े कहे जाए तो वो उतने बेहतर नहीं रहे हैं, केवल 2 कुछ प्रतिशत ही इनको वोट मिले थे। 2017 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सिर्फ 1 सीट ये जीत पाए थे, बाकी 37 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, अगले किसी मुद्दे के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए ABC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।